जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सुरेंद्र प्रकाश की लिखी हुई अफसाना बजूका। सबसे पहले मैं आपको सुरेंद्र प्रकाश की हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर पे पढ़ाऊंगी, फिर अफसाने का खुलासा पढ़ाऊंगी। तो आइए पहले इनकी हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1930 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 2002 में इनका इंतकाल हो गया। सुरेंद्र प्रकाश असल नाम सुरेंद्र कुमार ओबराय। असल नाम क्या था इनका? सुरेंद्र कुमार ओबराय। गैर मुनक़सिम पंजाब के, मुनक़सिम होता है बग़ैर तक़सीम किया हुआ, तो गैर मुनक़सिम पंजाब के शहर लायलपुर फैसलाबाद में पैदा हुए। घरेलू परेशानियों के बायस बाकायदा तालीम हासिल ना कर सके। 1947 में वालिदैन के साथ दिल्ली पहुँचे, जहाँ हुसूल माश के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी और छोटी मोटी मुलाजमतें की। हुसूल माश यानी रोज़ी रोटी के लिए उन्होंने क्या किया? मेहनत मजदूरी की और छोटी मोटी मुलाजमतें की। कुतुब फरोशों के लिए फ़र्जी नामों से कहानियाँ और नावेल लिखे। रेडियो में जुज़ो वक्ती तौर पर स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से भी काम किया। इसी दौरान में जामिया उर्दू अलीगढ़ के इम्तिहान अदीब व अदीब कामिल वगैरह भी पास किए। सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना देवता लाहौर के एक हफ्तेवार पारस में शाये हुआ था। हफ्तेवार रिसाला था जो जिसका नाम पारस था, उसमें शाये हुआ था और अफसाना का नाम क्या था? देवता। दिल्ली पहुंचने के कई साल बाद अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखने का मौका नसीब हुआ तो उन्होंने नए कदमों की चाप और रोने की आवाज़ जैसे अलामती और तजरीदी अफसाने तहरीर किए। अलामती और तजरीदी यानी ख्याली अफसाने तहरीर किए। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों में नत नए रूप इख्तियार करने वाला तंज और मलाल का अंसर नुमाया है। ये अफसाने मौजूदा दुनिया के तसन्ना, मक्र फ़रेब, फितरत से दूरी और तहजीबी व फ़िक्री ज़वाल की निशानदेही भी करते हैं। ये जो अफसाना है उनका, तो जो मौजूदा दुनिया में जो है तसन्ना है यानी बनावट जो है, बनावटी दुनिया जो हो गया है आजकल की, दिखावा बहुत है, मक्र फ़रेब है, झूठ लोग बहुत बोलते हैं, और फितरत से दूरी यानी कुदरती चीज़ से लोग दूर हो गए हैं। और तहजीब और फ़िक्री का, तहजीब और फ़िक्र भी क्या है? वो ज़वाल पे है यानी ख़त्म हो रहा है। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों का पहला मजमुआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम 1968 ईस्वी में, दूसरा मजमुआ बर्फ़ पर मुकालमा 1981 ईस्वी में, तीसरा मजमुआ बाज़गोई 1988 ईस्वी में और चौथा मजमुआ हाजिर हाल जारी 2002 में शाये हुआ। सुरेंद्र प्रकाश को कई रियासती अदबी एजाज़ और मजमुआ बाज़गोई पर साहित्य एकेडमी अवार्ड पेश किया गया। अफसाना बजूका इसी मजमुए में शामिल है। अब आप ये समझिए कि अफसाना बजूका किस में शामिल है? बाज़गोई जो उनका आया था अफसाने का मजमुआ, उसमें अफसाना बजूका इसी मजमुए में शामिल है। तो अब हम पढ़ेंगे अफसाना बजूका का खुलासा। यह है अफसाना का खुलासा। पहले हम समझते हैं कि बजूका माने क्या होता है। बजूका कहते हैं खेत में जो खड़ा हुआ पुतला होता है जो जानवरों और परिंदों को डराने के लिए खेत में लगाया जाता है। क्या किया जाता है कि बांस खड़ा कर दिया जाता है, उसमें कुर्ता और टोपी पहना दिया जाता है, तो ऐसा मालूम होता है दूर से कि कोई आदमी खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है। इस वजह से डर से क्या होते हैं, परिंदे और जानवर खेत में नहीं जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो अफसाना बजूका है सुरेंद्र प्रकाश ने 1977 ईस्वी में लिखा था। इससे पहले प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में एक नावल लिखी थी, उसका नाम था गोदान। प्रेमचंद की बहुत मशहूर नावल है गोदान, जिसका किरदार एक था होरी, जो बहुत ही मशहूर किरदार है जो हमारे अदबी तारीख में बिल्कुल अमर है। गोदान में होरी, धनिया, गोबर ये सब किरदार थे जो हमारी अदबी तारीख में क्या है, बिल्कुल अमर है। तो उसी में से होरी को लिया है इन्होंने। सुरेंद्र प्रकाश ने अपने अफसाने बजूका में होरी को लिया है। जो प्रेमचंद का अफसाना था उसमें होरी मर चुका था, लेकिन इसमें उन्होंने होरी को जिंदा दिखाया। वो बहुत बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर हो गया है। तो आइए अब पढ़ते हैं। बजूका खेत में खड़ा वो पुतला होता है जो जानवरों और परिंदों को डराने के लिए खेत में लगाया जाता है। सुरेंद्र प्रकाश ने अपने अफसाने की इब्तिदा प्रेमचंद के मशहूर नावल गोदान से की है। सुरेंद्र प्रकाश ने अपने अफसाने की इब्तिदा
प्रेमचंद के मशहूर नावल गोदान से की है। होरी गोदान में मर जाता है। प्रेमचंद का ये किरदार 1936 ईस्वी की तख्लीक है। प्रेमचंद का जो ये किरदार है ये 1936 ईस्वी में जब उन्होंने गोदान लिखी थी, ये उसका किरदार है। उसी होरी को सुरेंद्र प्रकाश ने 1977 ईस्वी में अपने अफसाने में जिंदा किया है। और उसी होरी को जब सुरेंद्र प्रकाश ने अपना अफसाना बजूका लिखा 1977 ईस्वी में तो उसमें उसको जिंदा दिखाया है। कहानी के आगाज में होरी बहुत बूढ़ा दिखाया जाता है। इसके दोनों बेटे मर जाते हैं, एक गंगा में नहाते हुए और दूसरा पुलिस मुठभेड़ में। होरी पर बहुओं और पोतों को पालने की जिम्मेदारी आ पड़ती है। होरी पर 6 नफूस की कफालत का बोझ आ पड़ता है। नफूस यानी नफ्स, नफ्स की जमा नफूस, और नफ्स यानी इंसान, यानी 6 आदमी का कफालत का बोझ है, यानी उसका खाना पीना कपड़ा लत्ता सब होरी के जिम्मे है। और वो अपनी बूढ़ी हड्डियों से हल चलाता है, खेत जोतता है, फसल बोता है। फसल की रखवाली के लिए खेत में एक बजूका लगा देता है। और फसल की जो देखभाल के लिए, रखवाली के लिए खेत में एक बजूका लगा देता है, यानी एक डंडे में कुर्ता पहना के, टोपी पहना के उसको खड़ा कर देता है, ताकि जानवर लोग डर से खेत में नहीं आए और फसल का नुकसान नहीं करे। होरी की मेहनत रंग लाती है और फसल लहलहाने लगती है। मगर जब होरी अपनी बहुओं और पोतों के साथ फसल काटने खेत पर पहुंचता है तो इस बेजान बजूका के जिस्म में जान आ जाती है। इसके एक हाथ में दरांती है और वो इसे चौथाई फसल को काटता नजर आता है। अब दरांती ऐसा छुरा होता है जिससे फसल काटा जाता है, वो हल्का गोल शेप में होता है। उसका आकार कैसा होता है? थोड़ा हल्का सा कर्व होता है, गोल होता है। तो उससे क्या होता है? फसल काटा जाता है। तो क्या है? बजूका हाथ में दरांती लिए हुआ और वो फसल को काटता नजर आता है। होरी इससे झगड़ा करता है और मामला पंचायत तक पहुंचता है और सरपंच बजूका के हक में फैसला सुना देता है कि चूंकि इसने फसल की बाकायदा देखभाल की है, इसलिए फसल के चौथाई हिस्से पर इसका हक बनता है। फैसला सुनकर होरी को अपनी मौत करीब दिखाई देने लगती है। वो अपने बच्चों को वसीयत करता है कि अगले बरस तुम खेत में बजूका ना लगाना, बल्कि मुझे इसकी जगह लगा देना, क्योंकि बजूका बेजान नहीं रहा, बल्कि इसमें जान आ जाती है। और वो दरांती हाथ में लिए अपना हिस्सा मांगने आ जाता है। खेत के करीब होरी गिरता है और मर जाता है। इसके पोते पोतियां उसे एक बांस से बांध देते हैं। लोग तमाशा देखने लगते हैं। बजूका एहतरामन अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने से लगाता है और अपना सर झुका देता है। अब इसमें यह देखना है कि जो सुरेंद्र प्रकाश हैं, वो जो बजूका लिख रहे हैं, उसमें यह देखना है कि हमें अपनी चीज़ की खुद रखवाली करना होगा। अपना मुल्क हो, अपना घर हो, अपना खेत हो, क्योंकि अगर कोई दूसरा रखवाली करता है तो वो उसका हिस्सा मांगने आ जाता है। आइए मश्की सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि होरी कौन है और वो प्रेमचंद के किस नावल से ताल्लुक़ रखता है? तो जवाब लिखेंगे होरी एक गरीब किसान है जिसकी ज़िंदगी तरह तरह की परेशानियों में गुजरी और नावल के अख्तमाम पर इसकी मौत वाक़ई हो गई। होरी प्रेमचंद के मशहूर नावल गोदान का मरकजी किरदार है। होरी क्या है? प्रेमचंद के मशहूर नावल गोदान का मरकजी किरदार है। और वो क्या है? एक गरीब किसान है जिसकी जिंदगी क्या है? तरह तरह की परेशानियों में घिरी हुई है। सवाल 2, फसल पक जाने पर होरी खुश क्यों था? जवाब लिखेंगे फसल पक जाने पर होरी इसलिए खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि कितना अच्छा समय आ पहुंचा। समय यानी वक्त, इतना अच्छा वक्त आ पहुंचा है। ना अहलमंद की धौंस, अहलमंद यानी मालिक, ना मालिक की धौंस, ना बनिए का खटका, ना अंग्रेज की जोर जबरदस्ती और ना जमींदार का हिस्सा। इसकी नजरों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। सवाल 3 है बजूका किसे कहते हैं? अफसाना निगार ने इसके जरिए क्या पैगाम दिया है? तो जवाब लिखेंगे बजूका बांस या दरख्त की शाखों से बना हुआ एक ढांचा होता है जिसे टोपी और कमीज या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं ताकि जानवर और परिंदे इससे डर कर खेत से दूर ही रहें। अफसाना निगार ने इसके जरिया ये दिखाया है कि कल भी मेहनतकश किसानों का बुरी तरह इस्तेहाल होता था और आज भी हो रहा है, और ये पैगाम दिया है कि मेहनतकश को इसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। बजूका में होरी जो वसीयत करता है इसका मतलब ये है कि अफराद हों या कौमें, इन्हें अपने इमलाक और पैदावार की खुद ही हिफाजत करनी चाहिए।
یہ کام اگر وہ دوسروں سے کروائیں گے تو ایک دن وہ اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ سوال 4 ہے کہ ہوری نے اپنے گھر والوں کو کیا وصیت کی؟ تو جواب لکھیں گے کہ ہوری نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، سنو، یہ شاید ہماری زندگی کی آخری فصل ہے، ابھی تھل کھیت سے کچھ دوری پر ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر بجوکا نہ بنانا۔ اگلے برس جب ہل چلیں گے، بیج بویا جائے گا اور بارش کا امرت کھیت میں کونپلوں کو جنم دے گا تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دینا۔ بجوکا کی جگہ پر میں تب تک تمہاری فصلوں کی حفاظت کروں گا جب تک تھل آگے بڑھ کر کھیت کی مٹی کو نگل نہیں لے گا اور تمہارے کھیتوں کی مٹی بھوری بھوری نہیں ہو جائے گی۔ مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں، وہیں رہنے دینا، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بجوکا نہیں بنانا، کہ بجوکا بے جان نہیں ہوتا ہے، آپ سے آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے درانتی تھما دیتا ہے اور اس کا فصل کی 1/4 پر حق ہو جاتا ہے۔ اب کیا اس میں نصیحت کیا ہے اس نے کہ تم کو بجوکا نہیں لگانا، کیونکہ بجوکا میں کیا ہوتا ہے، اب وہ بے جان نہیں رہا، اس میں جان آ جاتا ہے اور وہ درانتی لے کر اپنی فصل کا 1/4 حصے پر حق جمانے لگتا ہے۔ دیگر سوالات میں دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے کہ سریندر پرکاش کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ لکھیے۔ تو جواب لکھیں گے، افسانہ نگاری کے جب ترقی پسندی سے جدیدیت پرستی کا رخ کیا تو جو افسانہ نگار اس رجحان میں پیش رہے ان میں سریندر پرکاش کا نام سر فہرست تھا۔ افسانہ نگاری جب ترقی پسندی سے جدیدیت پر آ رہا تھا، نئے دور پر آ رہا تھا، تو اس افسانہ نگار کے ٹائم میں کیا تھے، سریندر پرکاش کا بھی نام آگے تھا۔ یہ یوں کہیے کہ سریندر پرکاش جدیدیت پرست افسانہ نگاروں کے قائد بننے نظر آتے ہیں۔ وہ نئی تخلیقی عہد کے تجرباتی افسانہ نگاروں میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ سر فہرست یعنی بالکل آگے۔ ابتدا میں سریندر پرکاش شدید جدیدیت پرستی کا شکار بن گئے تھے۔ جب ابتدا دور میں افسانہ لکھ رہے ہیں تو شدید جدیدیت یعنی نئے دور پر وہ بالکل نئے دور کی پرستی کر رہے تھے، اسی پر وہ افسانہ لکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے افسانوں کی تفہیم مشکل نظر آتی تھی۔ تفہیم یعنی ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جا رہا تھا، یعنی ان کے افسانے ابلاغ و ترسیل کی کسوٹی پر کھرے نہیں اتر رہے تھے۔ ابلاغ و ترسیل یعنی کہ پہنچا نہیں پا رہے تھے، وہ جو افسانے میں بتانا چاہ رہے تھے، جو لکھ رہے تھے، جو اپنے پڑھنے والوں کو بتانا چاہ رہے تھے، وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے ان کی یہ شدت پسندی کم ہوتی چلے گی اور ایک ایسا خلاقانہ ذہن رکھنے والا افسانہ نگار سامنے آیا جس کے یہاں قدیم اور جدید کا امتزاج ملنے لگا، جو قدیم روایت کو بھی کام کر رہا تھا اور جدیدیت پر بھی کام کر رہا تھا، دونوں ملا کر لکھ رہا تھا افسانہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سریندر پرکاش نے اسلوبی اور لسانی سطح پر اپنی خلاقانہ قوت اور فنکاری کے سہارے افسانے میں نت نئے اور کامیاب تجربے کے سریندر پرکاش نے اسلوبی اور لسانی یعنی زبان پہ بھی کام کیا اور اس کے لکھنے کے طریقے پر بھی کام کیا اور اس کے نئے نئے تجربے بھی کیے، جس کا ثبوت ہمیں دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم اور برف میں مکالمے میں ملتا ہے۔ ان افسانوں میں عصری حسیات، زندگی کی تلخ حقائق، جدید دور کے انسان کی روح کا کھوکھلا پن، اس کی ذہنی پراگندگی، اقدار، روایت کی پامیلی، رشتوں میں پڑتی دراڑیں، رنگ و نسل، ذات اور مذہب کے نام پر بہتا ہوا خون اور انسان کا سیاسی، سماجی اور معاشی بحران واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوں کی تہداری، مثنویت، استعاروں کا خوبصورت استعمال، علاماتوں اور تمثیلوں کے ذریعہ فضا آفرینی، دیو مالائی اور اساطیری عناصر کا سلیقے سے استعمال اور طریق پیشکش میں ایک نئی جدت ایک طرف کے ان کے افسانوں کو یکسانیت سے بچاتی ہے۔ یکسانیت یعنی ایک طرح، سلسلے وار سے بالکل ایک طرح کا کچھ لکھے جا رہے ہیں، بچاتی ہے تو دوسری طرف ان میں ایک دلکشی بھی پیدا کرتی ہے۔ ان کے افسانے گہری تخلیقی حیثیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، سریندر پرکاش کے افسانوں کا تانا بانا خواب اور بیداری کی کیفیتوں سے تیار ہوتا ہے۔ نیم شعور اور تحت الشعور کی کیفیتیں مل کر
तहीर अफ़ज़ा तैयार करती है और कहानी की दिलचस्पी बना देती है। इनके अफसानों में ज़मानी तसलसल और मुंतक़ी रब्त की तलाश बेसूद साबित होती है। इनके अफसानों में जो ज़मानी तसलसल है यानी ज़माने की जो बातें हैं, जो बहस मुबाहिसा, वो भी नज़र आता है, और मुंतक़ी रब्त यानी हुज्जत करना, बातें करना। इन सब की बातों में क्या है? तलाश बेसुध है, ये सब बातें नहीं है। वाक़यात खुदरू पौधों की तरह उगते हैं और एक दिलचस्प कहानी का ताना बाना बुनता चला जाता है। खुदरू पौधे होते हैं जो बेजगह पौधे बगैर लगाए जो उग जाता है इधर उधर, उसे खुदरू पौधे कहते हैं। तो उसी तरह इनका कहा कहानी कुछ लिखते हैं और कहानी का ताना बुना बन जाता है, बुनता चला जाता है। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, जंगल से काटी हुई लकड़ियाँ, बाज़गोई और बजूका ऐसे ही अफसाने हैं जो न सिर्फ उर्दू अफसाना निगारी में जिंदा रहेंगे बल्कि सुरेंद्र प्रकाश को अफसाने निगारों में मुमताज़ मुकाम दिलाते रहेंगे। सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने बजूका का तनकीदी जायज़ा लिखिए। जवाब लिखें, क़दामत और जदीदियत के संगम पर खड़ा हुआ ये बजूका गोया इक़बाल को ज़बान में ऐलान कर रहा हो कि आयने नौ से डरना, तर्ज कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये बात अफराद पर ही नहीं बल्कि फ़र्द वाहिद पर भी सादिक आती है। सुरेंद्र प्रकाश ने बजूका जैसा अफसाना लिखकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें ना तो रवायती अंदाज से परहेज़ है और ना उन पर जदीदियत का भूत बुरी तरह सवार है। हकीकत तो ये है कि जदीद अफसाना जब जदीदियत के दलदल के अफराद और तफरीद से बाहर आया तो इसकी सही और वाज़ह शक्ल हमें सुरेंद्र प्रकाश के बजूका में नज़र आती है। अफराद और तफरीद यानी कमी बेशी। इसकी कमी बेशी से जब बाहर आया, उन्होंने पहले जदीदियत लिखा और पुराने ज़माने के अफसानों को छोड़ दिया, लेकिन बाद में जब दोनों मिलाकर लिखा तो ये बहुत ही बेहतरीन अफसाना सामने आया। बजूका ना सिर्फ सुरेंद्र प्रकाश की अफसाना निगारी में खूबसूरत मोड़ की हैसियत रखता है बल्कि हम असर अफसाना निगारी में उसकी हैसियत संग मेल की सी है। इसमें प्रेमचंद का रवायती अंदाज भी है और अलामतों का खूबसूरत इस्तेमाल भी है। या यूं कहिए कि प्रेमचंद ने जहां कहानी को लाकर छोड़ा था, सुरेंद्र प्रकाश से आगे की मंजिल तक पहुंचाया है। इसमें ना तो बेनाम चेहरे हैं, हाँ एक ढांचे को तजसीम करके हैरत ज़ा माहौल ज़रूर पैदा किया गया है। अब एक ढांचे को क्या किया गया है? खड़ा कर दिया गया है, तो क्या है, इससे बड़ा हैरत ज़दा माहौल बन गया है। कहानी पढ़ने से अजीब सी कैफियत तारी होती है कि एक लाश को खड़ा कर दिया बजूका की जगह पर। होरी के किरदार की शमूलियत से अफसाने का कैनवस खासा वसी हो गया है। इसमें एक तरफ बरतानवी साम्राज्यत की चक्कर में पिस्ते किसान नज़र आते हैं तो दूसरी तरफ आज़ाद हिंदुस्तान में इस्तेहाल का शिकार किसान भी दिखाई देते हैं। माफ़ाकुल फितरत अनासिर की मौजूदगी के बावजूद अफसाना हकीकी दुनिया ही की अक्कासी करता नज़र आता है। गोदान को अफसाना निगार ने पस मंज़र के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये पस मंज़र अफसाने में मौजूद होते हुए भी बैक नज़र दिखाई नहीं देता। इसकी वजह यही है कि अफसाना निगार ने इसका बयान बहुत लतीफ़ अंदाज में कहा है। इसको जो लिखा बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा। कुछ नाक़दीन का ये भी ख्याल है कि बग़ैर होरी के सहारा लिए भी ये अफसाना प्रायर हो सकता था, मगर हमारी नाक़िस राय में गोदान के इस किरदार की शमूलियत ने अफसाना की मानवियत में खातिर खा इजाफा ही किया है। और ये वाकई सच है। अगर आप गोदान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि होरी को जो किरदार है बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है और होरी की यहाँ पर जो शमूलियत है इसने अफसाने की मानवियत बख्शा है और ये बहुत ही अच्छा अफसाना बन गया होरी की वजह से। इस अफसाने में अफसाना निगार का गैर जानिबदाराना रवैया और हर वाक़ये का गैर जज्बाती अंदाज में बयान इसकी वसअत में इजाफा का सबब बना। अफसाना निगार का मकसद ये है कि किसानों की खस्ता हाली को पेश किया जाए। वो किसान जो कल भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और आज भी इसका तरह तरह से इस्तेहाल हो रहा है, ये होरी आज भी किसी न किसी शक्ल में हमारी देही माशरे में मौजूद है। सुरेंद्र प्रकाश ने भी प्रेमचंद की तरह देही माहौल की खूबसूरत अक्कासी की है जिसमें सादगी और कहीं कहीं तंज की आमेजिश नज़र आती है। अफसाने में फ़िक्र में डूबे हुए जुमले दामने दिल खींच लेते हैं। मसलन जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो इसका पुलिस से मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। झूठ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने झूठ जैसी नेमतें ना दी होती
तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते हैं। इनके पास जीने का कोई बहाना ना रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। अफसाने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अफसाने निगार कारी पर कोई फैसला नहीं थोपता। हाँ, उसे सोचने के लिए एक सिमत की तरफ इशारा ज़रूर कर देता है। अफसाने के अख्तमाम यानी ख़त्म की जमा अख्तमाम में होरी की वसीयत अफसाने की मजमूई तासीर में बेपनाह इजाफा कर देती है। होरी जो वसीयत करता है कि अब तुम बजूका खेत में मत लगाना, बजूका की जगह हमें बांधकर खड़ा कर देना, तो इससे क्या होता है कि अफसाने में तासीर पैदा हो जाता है। जब वो कहता है कि मुझे बजूका की जगह मरने के बाद लगा देना और मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बजूका नहीं बनाना, कि बजूका बेजान नहीं होता, आपसे आप उसे ज़िंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दरांती थमा देता है और उसका फसल की 1/4 पर हक हो जाता है। इस वसीयत में कही गई बातों का मतलब यह है कि अफराद हो या कौमें, इन्हें अपनी अमलाक और पैदावार वगैरह की हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। ये काम अगर वो दूसरों पर छोड़ देंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि दूसरे लोग इस पर काबिज हो जाएंगे, भले ही वो बजूका की तरह बेजान ही क्यों ना हो। इसी तरह हमारे सामने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि एक ना एक दिन दबे कुचले अफराद भी बजूका की तरह क़ुव्वत हासिल करके अपना हक मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। वो क़ुव्वत किस तौर पर पैदा होगी, इसका सवाल का पूरा जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हाँ, जवाब की एक झलक अफसाने में है कि मेहनत का फल अगर होरी को मिलता है तो बजूका भी अपनी मेहनत का फल पाने का हकदार है। बहैसियत मजमूई सुरेंद्र प्रकाश का ये अफसाना बजूका उर्दू अफसाना निगारी में एक काबिल कदर इजाफा की हैसियत रखता है, जो नौवारिद अफसाना निगारों के लिए मुश्किल राह साबित हुआ। नौवारिद यानी नए लिखने वाले अफसानों के लिए, अफसाना निगारों के लिए यह रहा कि हाँ, मुश्किल साबित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।